नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पिछले 3 साल में हाथियों के हमले में करीब 250 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इस दौरान हाथी और मानव के बीच द्वंद्व को रोकने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च भी हुए। बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला रहा है। और इस बीच अब स्कूली बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें ये उनको बताया जा रहा है कि वो सिर पर सुगंधित तेल ना लगाएं और ऐसे और भी कई टिप्स दिए जा रहे हैं। और आज चर्चा इसी मसले पर कि सिर पर तेल नहीं लगाने से हाथी के हमला नहीं करेंगे और हाथियों से सुरक्षा के लिए क्या स्थायी समाधान हमें नहीं ढूंढना चाहिए। हाथियों की समस्या को गंभीरता से क्या वाकई में लिया जा रहा है। जंगलों में कॉरपोरेट की दखल ने हाथियों को बेघर कर दिया है। करोड़ों रुपए खर्च, फिर भी हाथियों की समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई है। और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में रिहायशी इलाकों में हाथियों की ऐसी चहलकदमी आम बात है। आए दिन यहाँ हाथी रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं। अब तक कई लोग इन गुस्सैल दंतैलों की चपेट में आ चुके हैं। यही वजह है कि हाथियों के आतंक से निजात के लिए एक नए फॉर्मूले के तहत बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि भीड़ ना लगाएं, भीड़ से हाथी नाराज होकर हमले करते हैं। ऐसे कपड़े नहीं पहने जो भड़कीले या चमकदार हो। स्कूल जाते समय बच्चे सिर पर सुगंधित तेल ना लगाएं। जंगल से लगे मकानों में ना रहे। हाथी ऐसे घरों को निशाना बनाते हैं। जंगल क्षेत्रों में खलिहान ना बनाए, वहाँ सोए बिल्कुल भी नहीं। घर में शराब महुआ रखने से बचे। हाथी को दूर से गंध आ जाती है। जहाँ हाथी हो वहाँ शाम से सुबह तक सड़क पगडंडी पर नहीं चले। तो इस ट्रेनिंग से बात बनेगी या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन हाथियों के आतंक को रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की अगर बात करें तो हाथियों की गांव में एंट्री रोकने के लिए हल्के करंट वाली सोलर फेंसिंग लगाई गई। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में हाथियों को भगाने के लिए मधुमक्खी पालन किया गया। कर्नाटक से 6 प्रशिक्षित कुमकी हाथियों को फरवरी 2018 में छत्तीसगढ़ लाया गया। हाथियों का मूवमेंट जानने के लिए हाथियों में सैटेलाइट कॉलर आईडी लगाने का दावा किया गया। वन विभाग ने हाथी प्रभावित क्षेत्रों में सोलर बजुका योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत पुतला बनाकर इसे खेतों में खड़ा कर दिया जाता था। प्रभावित जिलों में करंट वाले बैरिकेड्स यानी एलिफेंट अलर्ट बैरिकेड्स लगाने की योजना बनी। हाथियों को जंगल में रोकने के लिए अलग से धान खरीदने की योजना बनी। हाथी प्रभावित गांव में 10-10 युवाओं के हाथी मित्र दल बनाने की बात हुई। हालांकि इन तमाम उपायों का कोई खास असर नहीं दिख रहा है और आलम यह है कि आए दिन छत्तीसगढ़ में हाथी किसी न किसी की जान ले रहे हैं। दूसरी तरफ हाथियों के लिए एलिफेंट कॉरिडोर बनाने के काम में तेजी लाने के बजाय सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है। टीम न्यूज स्टेट। तो हाथी मानव द्वंद्व के कई रास्ते यहां इस दौरान निकाले गए। कॉलर आईडी से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं की गई और वन विभाग के अमले को भी सतर्क कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं लेता है। और अब एक नई तरीका इजाद किया गया है, जिसमें बच्चों को ये कहा जा रहा है कि आप अपने सर पर तेल ना लगाएं, जिससे कि हाथी उस सुगंध को सूंघ करके आपके पास तक ना पहुंचाए। लेकिन क्या वाकई में कारगर होगा? जरा इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश अग्रवाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट प्रथमेश मिश्रा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता सुशांत शुक्ला जी कार्यक्रम में हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जरा स्टार्टिंग कमेंट हम सभी से ले लेते हैं। जरा सत्यप्रकाश जी, इस पर सरकार की पॉलिसी क्या है? बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि बच्चों को ये शिक्षा वाकई में कारगर साबित होगी? जरा जल्दी से जवाब। देखिए शुभेंदु जी, सबसे बढ़िया सिर्फ बच्चों पे नहीं, जो वहाँ पे अधिकारी पहुंचे, जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, पूरे गांव के लोगों को दे रहे हैं। उसके ना चाहे जैसे आपके पैकेज में मैं देख रहा था, पगडंडी पे ना चले, वहाँ पे घर ना बनाए, खेत खलियान में ना सोए, पेड़ों पे ना चढ़े। तो ये प्रशिक्षण सबके लिए, जो बच्चों की बात नहीं है, बच्चों को खासतौर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि वो बच्चे कभी बिना बताए भी कहीं बाहर निकल जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं। इसलिए उनको थोड़ा खास तौर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, खास तौर पर बच्चों के लिए, लेकिन विशेष तौर पर सभी लोगों के लिए है। लेकिन सुशांत जी, ये जो व्यवस्थाएं अब की जा रही हैं, आपको लगता है कि ये कारगर साबित होती हैं या हो सकती हैं, या इससे पहले ही ये कदम उठा लेना चाहिए था? आपको क्या नजर आता है जल्दी से? देखिए, मेरे साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता सिंह साहब ने बड़ी सफाई सबकी विषय को डाल दिया। छत्तीसगढ़ में आज के लिए जो सरकार कांग्रेस की है, वो धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, विश्वासघात और अराजकता को समर्पित है। वन विभाग के मसले पर मैं बहुत प्रथम दिन से वन विभाग के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जब से छत्तीसगढ़ बना हुआ।
आज की डेट में केम्पा एक राशि है जिसको इन्होंने नरवा गरवा गुरुआ भारी के नाम पर मद परिवर्तन करके वन विभाग को राशि आवंटित करने के प्रावधानों से रोक दिया है, जिसके कारण आज की डेट में जंगली जीव जंतुओं को पानी पीने की व्यवस्था जंगलों के अंदर उपलब्ध नहीं हो पा रही, शायद तक वो जो वाटर बॉडी है वो बना नहीं पा रहे हैं। इसी कारण आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में पहली बार जांजगीर जैसे कृषि क्षेत्र योग्य क्षेत्र में हाथियों ने विचरण का क्षेत्र माना और उसको पाया। आप इस बात को समझें कि वन विभाग का एक रेगुलर काम है, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए वो समय समय पर कुछ काम करते हैं, लेकिन आज वन विभाग भ्रष्टाचार की व्यापक दौर पर चल रहा है और वन विभाग के अधिकारी और मंत्री के संरक्षण वन विभाग का खुला दोहन कर रहे हैं। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे इस पर, लेकिन ये स्टार्टिंग कमेंट है। मैं जरा इसमें प्रतिमेश जी को भी जोड़ लेता हूं क्योंकि बहुत लंबे समय से हम चर्चा भी करते रहे हैं। प्रतिमेश जी, आपको क्या नजर आता है कि हाथियों को मानव द्वंद जो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसको रोकने के लिए क्या ये एक कारगर उपाय इसमें माना जा सकता है? बच्चों को अगर हम शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को सजग कर रहे हैं, आपको क्या नजर आता है? जल्दी से कमेंट। बिल्कुल, ट्रेनिंग तो देना ही चाहिए बच्चों का, साथ साथ पूरे गांव वालों को जो उस क्षेत्र में हाथियों के आवाजाही के क्षेत्र में रहते हैं ग्रामवासी। ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है कि वो हाथियों से दूर रहें और हाथियों के पास बिल्कुल ना जाएं। और जैसे ही हाथियों की कम मूवमेंट मालूम पड़ता है उसके ऊपर नजर रखें। जो मित्र दल बनाए गए हैं अच्छी बात है, परंतु जब करोड़ों खर्च की बात है जमीन पर, वो कहाँ पर है? सरकार को ये डिक्लेयर करना चाहिए और ये एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि भाई कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए, पर कहाँ है खर्च? खर्च तो दिखे। ठीक है, अब जरा राजेश जी को जोड़ लेता हूँ। ठीक है प्रतिमेश जी, वापस लौटता हूँ आपके पास। राजेश अग्रवाल जी, ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिसी तो बड़ी अच्छी है, अगर वन विभाग के अधिकारी ये काम कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जो करोड़ों रुपए खर्च होता है वो पैसा जाता कहाँ है? क्या इसको लेकर के सियासत आने वाले समय में नजर आएगी और ये आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर एक मुद्दा बनने की संभावना इसको लेकर के नजर आती है? जरा जल्दी से इस पर कमेंट, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी, चुनाव का मुद्दा तो ये बनेगा क्योंकि हसदेव का जो इलाका है वो हाथियों के विचरण का क्षेत्र है और वहां पर एक बड़ा आंदोलन वहां के कोयला खदानों को सौंपने राजस्थान सरकार को और उसके माध्यम से अडानी को सौंपने का चल रहा है। लेकिन मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं कि आप ये नहीं कहिए कि हाथी आतंक फैला रहे हैं या उनका आतंक चल रहा है। दरअसल जंगल पर पहला हक वन्य जीवों का ही है, जिनकी तेजी से ये मनुष्यों की आबादी जंगलों में बढ़ी है। जितने तेजी से हमने जंगल साफ किए हैं, जितने नए नए ठिकाने, जितने नए नए घर हमने बनाए हैं, वो मनुष्यों ने बनाए हैं। ठीक है, हाथियों की आवाज। इसी सवाल के साथ जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। ठीक है सुशांत जी, आता हूँ जरा मैं एक मिनट। ठीक है सर, राजेश जी ठीक है, मैं वापस आता हूँ, इसी सवाल के साथ वापस लौटूंगा आपके पास। लेकिन सत्यप्रकाश सिंह जी, अब ये जो कहा जा रहा है कि हाथियों का इलाका था और सबसे पहले वन्य जीवों का इस पूरे परिसर पर या पूरे इलाके पर पूरा उनका अधिकार होता है, लेकिन ये अधिकार छीना किसने? और व्यवस्थाएं अगर सरकार में रहते हुए कांग्रेस पार्टी को तय करनी है तो इसमें इतनी देरी क्यों? देखिए शुभेंदु जी, हमारी सरकार को भी 4 साल, उसमें से 2 साल कोरोना में निकल गए। ठीक है, हमारी सरकार उसके लिए हाथियों के लिए सोच रही थी, तभी तो लेमरू प्रोजेक्ट आया है। आपको भी मालूम होगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिस पे काम चल रहा है, जो पिछले साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसको कैबिनेट से पास कराया, उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। हाथियों के लिए एक स्पॉट बनाया जा रहा है ताकि टूरिस्ट स्पॉट भी हो सके, हाथी वहाँ पे आराम से। सबसे बड़ी बात ये है कि जो वहाँ पे वनवासी रह रहे हैं उनको छेड़े बिना, उनके घरों को छेड़े बिना या उनके जो भी रहायशी इलाके उनको छेड़े बिना उसको विकसित किया जा रहा है ताकि हाथी को वहां रखा जा सके। हमारे सरकार में आने के बाद ये संजीदा मामला हुआ है। 15 साल तक रमन सरकार थी, उन्होंने क्या किया हाथियों के लिए? उनको अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्होंने यहाँ जो छत्तीसगढ़ है, जो रिसोर्सेज भरा हुआ प्रदेश है, इसको लूटने का काम किया है। देखिए अंबानी, अडानी, इनको कोयला खदान देने के लिए पूरी रमन सरकार, पूरे मंत्रिमंडल, पूरा केंद्र इस पे लगा रहा, जिसकी वजह से हाथियों का जो क्षेत्र है वो घटता चला गया। मगर हमारी सरकार संजीदी है, तभी तो लेमरू प्रोजेक्ट लेकर, लेमरू प्रोजेक्ट 2012 में जयराम रमेश ने दिया था, मगर 2012 में अच्छा रहा ये मामला। हमारी सरकार आई है, कोविड के बाद जब सरकार सचिव हुई है तो उसके बाद ये इसको लागू किया गया, काम चल रहा है। इसीलिए तो हाथियों के लिए एक अलग से बन रहा है। लेकिन जैसे कर्नाटक और केरल हाथियों के प्रदेश के नाम पर जाना जाता है, हमारी सरकार चाहती है ये भी वैसी प्रदेश जाना जाए। मेरे साथ बनेगा कि 15 साल में इन्होंने क्या किया? अरे सुशांत जी, आपने ठीक है सुशांत जी, सुशांत जी आपने क्या किया? सुशांत जी एक मिनट, 15 सालों में आपने सत्यप्रकाश जी लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर के आपको लगता है कि जिस दिशा में आपने कदम उठाया, आप इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं, और अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो कितना फायदा मिलेगा वो हम समझने वाला विषय भी है। लेकिन इस पर कितने कदम उठाए गए हैं?
आप कह रहे हैं कि 2 साल हमारे कोरोना में खत्म हो गए, वो बिल्कुल बात जायज़ भी है, लेकिन उसके बाद तेजी से कितना काम आगे बढ़ा लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर के, क्या और कोशिशें की? हाँ, टीम गई हुई है, पूरा वहाँ काम चल रहा है, वहाँ आप जाके देखिए पूरा काम चल रहा है वहाँ पे। हमारी सरकार तो उसको बोल रही है कि एकदम जल्दी हो सकती है, जल्दी खत्म करने के लिए, खत्म करने की बात चल रही है। हम तो अच्छा ठीक है, मैं जरा इसमें सुशांत जी को जोड़ लेता हूँ। सुशांत जी काउंटर रिएक्शन जरा बताइए। इनके रिहायशी इलाके कम क्यों हुए? इसी वजह से हाथियों के रिहायशी इलाके कम क्यों हुए? फिर उन्होंने जमीन को और वन को काटने का काम किया, अपने उद्योगपतियों को बांटने का काम किया, उनको बढ़ाने का काम किया, जिसकी वजह से इनके वन्य जीवों के जो रिहायशी इलाके वो कम हुए। ये बात क्यों नहीं मान रहे? उस पर क्या कहना चाहते हैं बताएं ना मुझे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कैंपा जैसे राशि का आवंटन गलत तरीके से कर आज वन विभाग को राशि से वंचित करना, आर्थिक अरे वन विभाग को से ज्यादा मिल रहा है। आप अपने 15 साल का बताइए राज्य में कितनी दी, हमने कितनी दी है? अरे आपके पास अगर कोई आरोप है कोर्ट चले जाइए ना, आप यहाँ प्रतिष्ठित चाहे बैठ के आरोप मत लगाइए। आपके पास क्या सबूत है, क्या आधार है? आपके पास अगर सबूत आधार हो तो चले जाइए कोर्ट। हमारी सरकार वनवासियों को हो या वन अधिकारी को हो, वहां पे रेंजर हो। नहीं सुशांत जी सुनिए नहीं, वो तो खुली चुनौती दे रहे हैं ना सुशांत जी। सत्य प्रकाश सिंह खुली चुनौती दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपको आपत्ति, अगर आपको शंका है तो आप कोर्ट में चले जाइए इस मामले को लेकर के। मैं तो बोल रहा हूँ हमारी सरकार के ऊपर अगर आपत्ति है चले जाइए। हम तो जिसको जितना फंड मिलना चाहिए, जितना फंड मिलना चाहिए, वनपाल हो, रेंजर हो, वनवासी हो, अगर उनको कोई अगर कोई ठीक है सत्य प्रकाश जी, हाँ ठीक है। सुशांत जी जरा जल्दी से बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं आगे जाता हूँ। हाँ, प्रथमेश जी के पास जाऊंगा। व्यापक भ्रष्टाचार करके 3 सालों से निर्माण कार्य को रोक दिया है फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्रों में, उस पर सफाई क्यों देना चाहते हैं? ये पूछे नहीं से कि सिविल बेरोजगार इंजीनियरों के नाम पर जो 3 सालों तक लगातार टेंडर निकाले और उनका 1 रुपए का काम नहीं करने दिया। सुशांत जी आखिर कहाँ है मोहम्मद अकबर? पूछे नहीं से। मैं चुनौती दे रहा हूँ, मेरा तो कोर्ट में PIL लगा हुआ है, आप पता कर लीजिए। मोहम्मद अकबर के ठीक है, मैं जरा प्रथमेश जी को जोड़ लेता हूँ। प्रथमेश जी ठीक है सर, 1 मिनट। सुशांत जी सत्य प्रकाश 1 मिनट। ठीक है प्रथमेश सर, अब इसमें एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि लेमरू प्रोजेक्ट हो, कॉलर आईडी लगाने की बात हो, टेक्निकल तौर पर वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए या फिर अगर रिहायशी इलाकों में आते हैं तो वहाँ पर पहुँचने से रोकने के लिए एक अलार्म सिस्टम लगा करके एक संदेश देना, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीन पर इन चीज़ों का होना ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है कि जो बड़ी बड़ी तस्वीरें बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, क्या ग्राउंड जीरो पर उसमें कुछ काम होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो लेमरू प्रोजेक्ट हो या तमाम दूसरे प्रोजेक्ट? मैं 2-3 बातें कहूंगा। लेमरू प्रोजेक्ट कई साल से सुनते आ रहे हैं, क्या काम हुआ? कांग्रेसी जो भी नेता हैं, मंत्री हैं, बताएं कि क्या क्या काम हुआ, लिस्ट करके बताएं लेमरू प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या काम हुआ। एक दूसरी बात, मैं हसदेव के जंगलों में घूमा हूं खूब। हसदेव के जंगल हो चाहे कहीं के भी जंगल हो, वहां पर मानव दखल या दूसरे दखलों के कारण वहां पर किसी प्रकार का बड़े बड़े पेड़ जरूर नजर आते हैं, पर ग्राउंड पे घास या झाड़ियां जो होनी चाहिए जानवरों के खाने के लिए, पक्षी शाकाहारी पशुओं के खाने के लिए, वो नजर नहीं आती हैं। क्या लेमरू प्रोजेक्ट या हाथी के प्रोजेक्ट पे, हाथी के क्षेत्रों में इनके लिए चारा लगाने का या कुछ ऐसा करने का प्रोजेक्ट किया गया क्या? कहीं पर नहीं दिखता। तीसरी बात, हाथी जंगल से क्यों आते हैं बाहर या डिस्टर्ब क्यों होते हैं? इनको मानव दखल और ये माइनिंग, सबसे बड़ी जो हसदेव में माइनिंग हो रही है, वो हाथियों को डिस्टर्ब करने का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। हाथियों के सबके लिए या वन्य पशुओं के लिए इनकी संवेदनशीलता का ये हाल है कि चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो, इन लोग मानव वन पशुओं के प्रति संवेदनशील बिल्कुल नहीं है। इनके पर्यटन विभाग, अभी देखिए कूटा घाट में जहां पर हमारे पक्षी रहते हैं, जो भी ओपन बिल स्टार या दूसरे डाल्टर या दूसरे पक्षी हैं, वो वहां पे नेस्टिंग करते हैं, अंडे बच्चे देते हैं, उसको उजाड़ कर वहां पर एक ग्लास हाउस बनाया जा रहा है, रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। ये संवेदनशीलता है इनकी वन पशुओं के प्रति, पर्यावरण के प्रति? इनको अपनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। क्या संवेदनशीलता होती है? नहीं, ये संवेदनशीलता क्या, ठीक है, इससे पहले की सरकार में संवेदनशीलता थी या वहां पर भी ऐसे ही काम था? दोनों में नहीं थी। दोनों में नहीं थी। लिंक रोड के बिलासपुर के कई पेड़ काट डाले इनके मंत्रियों ने, मंत्री की जिद में,
सब घने घने पर। आज बिलासपुर के टेम्परेचर की हालत देखिए, भारत में सबसे तेज टेम्परेचर रहता है ना। इनके ये संवेदनशील है ना ये संवेदनशील है। ठीक है। अफसर और मंत्री, इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सरकार चाहे कोई भी हो, जिम्मेदारी सभी की बनती है और इस पर जवाबदेही उनकी और ज्यादा है। मैं जरा इसमें राजेश अग्रवाल जी आपको जोड़ लेता हूं। अब इसमें बड़ा फैक्टर ये निकल करके सामने आ रहा है, एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि अगर जो माइनिंग वाला जो एरिया है जो बहुत तेजी से बढ़ा है, अगर उस पर थोड़ी सी रोक लगाई जाए, क्योंकि उसी की वजह से जो हाथी हैं वो अपना रूट से डाइवर्ट हो जाते हैं और वो रिहायशी इलाकों में चले जाते हैं, तो ये माइनिंग का काम रोकना, खनन का काम रोकना, ये थोड़ा सा संभव लगता है क्या? और इसलिए ये थोड़े से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो इसलिए थोड़ा उनकी रफ्तार धीमी है, कारण इसके पीछे ये? नहीं, माइनिंग को रोकने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन उस जगह पे माइनिंग रोकने की जरूरत है जहां पर प्राकृतिक आवास है, जहां पर इको सिस्टम बना हुआ है। हाँ। कोई नहीं कह रहा है कि आगे की जरूरतों के लिए कोयला ना खोदा जाए। हमारे यहाँ जो हाथियों का प्रवेश बहुत ज्यादा दिख रहा है, एक तो ये धर्मजयगढ़ रायगढ़ से हो रहा है, दूसरा उड़ीसा के बॉर्डर से हो रहा है। दोनों ही जगह माइनिंग बहुत ज्यादा हुई। दूसरी बात जो ये हसदेव की बात है, हसदेव को लेकर के तो तमाम रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की एजेंसियों की रिपोर्ट है, एनजीटी की रिपोर्ट है कि इसमें हाथियों के खनन, अभी जो लेबरू परियोजना के लिए जो जगह तय की गई है, मुझे नहीं लगता कि जमीन आवंटन के अलावा और कुछ हुआ है उसमें। लेकिन वो परियोजना के ठीक आगे कोयला खदान है जहां पे हाथियों का रहवास हो ही नहीं सकता। आपने शेरनी फिल्म देखी होगी, उसमें बताया गया था कि शेर की जगह को तो छोड़ दिया, लेकिन शेर जिस जगह को पार करके जाता था वो पूरी जगह खदान की है। तो ऐसी स्थिति हसदेव में पैदा की जा रही है। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि सुगंधित तेल लगाने से बच्चों को रोकने का क्या फायदा होगा। महुआ तो आजीविका है, महुआ की खुशबू को लेकर के हाथी गांव में प्रवेश कर रहे हैं। महुआ के बगैर तो आदिवासी चल नहीं सकता है। ठीक है। वो तो आजीविका का बड़ा आधार है। तो आप महुआ तोड़ने, रखने, इन सब पे भी मना कर देंगे क्या? हाँ। ये मतलब व्यवहारिक चीज ये है कि आप जो जंगल, जिन हिस्सों में हाथियों का रहवास है, उनको आप बचा के रखें, उनके आवागमन की, उनकी आ जाए के रास्तों को चिन्हांकित करें। और ये जो तमाम तरह की ये कार्यशाला, प्रयोगशाला, ये सब चलता है, उसका कोई मतलब नहीं है ज्यादा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट का टाइम भी नहीं रहा है सत्यप्रकाश जी। और आप जब ये दिखाना चाहते हैं, सुशांत जी मैं आता हूं आपके पास, एक जरा जल्दी से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बच्चों को अगर आप पढ़ाएं, लोगों को आप समझाएं, तो आपको अब एक्शन मोड में आने की जरूरत है। आप सिर्फ अभी प्रपोजल दिखा रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और अभी तो रिजल्ट होना चाहिए, कुछ तो रिजल्ट आप दिखाएं। नहीं, रिजल्ट दिख रहे हैं, तभी देखिए हमारे जो नीतियों की वजह से, हमारे जो सरकार ने जो कानून बनाया, जो भी नीति बनाया वन्य जीव, उसके लिए वन्य जीव बढ़े भी हैं। पिछले 4 साल की बात करें तो वन्य जीव, हाथियों को मिलाते हुए वन्य जीव बढ़े भी हैं। 260 के आसपास थे, अब 290-300 के आसपास चले गए। तो ये वन्य जीव बढ़े भी, तो ये क्या दिखा रहा है? सरकार की नीति दिखा रही है ना। और दूसरी बात जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बोल रहे हैं, बच्चों को ये नहीं सिखा, देखिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना टीचर के ऊपर आप शक कर रहे हैं, आप शिक्षक के ऊपर शक कर रहे हैं। भाई वो प्रशिक्षण दे रहे हैं, उस पर आप कटाक्ष नहीं कर सकते। प्रशिक्षण का एक दायरा है, प्रशिक्षण का एक उनका अपना तरीका है। भाई कैसे प्रशिक्षण देना चाहिए, उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या क्या नियम होने चाहिए, वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। फिर अगर हम प्रशिक्षक जो दे रहे हैं, जो शिक्षक है, उसके ऊपर शंका पैदा कर देंगे। ये भी तो एक ठीक है, सरकार जो अपने तरीके से कर रही है, जो जमीनी स्तर पे करे वो तो है। अगर आप वहाँ पे जो लोग हैं, जो वनवासी हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको भी प्रशिक्षण देना पड़ेगा ना। बहुआ जैसी जो चीजें हैं जिसको वहाँ प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है, क्या उसको भी आप बैन कर देंगे? वो जो रखा जा रहा है उसके लिए भी वहाँ पे चल रहे हैं, उसके लिए भी वहाँ पे काम चल रहा है। सरकार वहाँ पे अलग से उसकी व्यवस्था कर रही है, ताकि गाँव में जो उनको घर में रखते हैं महुआ या दूसरी चीजें जो जिसकी वजह से आती, उसको वहाँ से हटा के दूसरी जगह रखा जाए। सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है। तो यहाँ पे हर सुशांत जी जरा जल्दी से इस पर सड़क पे हो चाहे बच्चों के लिए प्रशिक्षण देकर, क्या इतना काफी है? अभी कुछ देर पहले कहा था कि हम 2 वर्ष कोरोना के कारण काम नहीं कर पाए, और दूसरे तरफ वो जो हमारे वनों के अंदर इनके बारे में काम नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, नहीं बोला, गलत बात बोला। सत्यप्रकाश जी, ये 30 सेकंड सभी के पास है, समय बहुत कम है, ये फाइनल कमेंट है, 30 सेकंड बराबर तरीके से। सुशांत जी जरा जल्दी से बात। बोलना पड़ेगा। सत्यप्रकाश जी जो राशि है पिछले 4 वर्षों से वन विभाग को नहीं मिली। प्रथमेश जी और राजेश जी साथ में है, आप इनसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या वन विभाग आज आर्थिक आपातकाल की ओर है कि नहीं? बस इतना मेरा प्रश्न है, इसका जवाब दें। हाँ ठीक है, जरा जल्दी से जवाब। सत्यप्रकाश जी जल्दी से बात। मैं दोबारा बोला, जितना वन विभाग है, उनके कर्मचारी है, चाहे वहाँ पे जो वनवासी है, अगर उनको कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो, वन अधिकारी हो, वनवासी हो, उनको सबको जो जितना मद मिलना चाहिए, फंड मिलना चाहिए, सब मिलता है। ठीक है, पत्नी जी क्या इतना करना काफी है? क्या इतना करना काफी है? इस प्रदेश में, इस देश में कोर्ट है। वैसे वन विभाग भी आर्थिक आपातकाल है, गलत नीतियों के कारण। आर्थिक आपातकाल नहीं, एक मिनट प्लीज सर,
ये अपनी बात रख रहे हैं, कोई भी इंटरप्ट ना करे प्लीज। प्रथमेश जी फाइनल कमेंट है, हाथियों को और मानव द्वंद रोकने के लिए क्या और करना चाहिए, जल्दी से बताइए। जंगल बढ़ाने चाहिए, जंगल में उनके लिए चारा बढ़ाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। हाथी बाहर क्यों आते हैं इसके ऊपर रिसर्च हो, जंगल से गांव में क्यों आते हैं इसके ऊपर बातें हो, उनको वहीं रोकने का प्रबंध किया जाए, उनके रहने के लिए खाने के लिए व्यवस्था बने, जंगल घने, वहां मानव का दखलंदाजी बिल्कुल बंद हो, उनके क्षेत्र में आदमी ना घुसे, वहां पे चारा बढ़े, जंगल बढ़े, उनके लायक पेड़ लगाए जाए और बढ़े जाए। ठीक है, ये मेरा कहना है। सुगंधित तेल ना लगाने से रोकने के लिए ये जो कोशिश है, क्या आपको नजर आता है राजेश जी कि इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा? लोगों को जागरूक तो किया जा रहा है, लेकिन बच्चों को ये मैसेज देकर के संदेश हमें थोड़ा सा आगे बढ़कर के देने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि सुगंधित तेल ही नहीं, हाथियों के आसपास ना जाएं, उनके आवाजाही पे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करें। जैसा कि हाथी का व्यवहार होता है, वो जानबूझकर किसी पर हमला नहीं करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जब सेल्फी लेने के चक्कर में लोगों की मौत हो गई। तो बच्चों को सिखाना तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये पर्याप्त नहीं है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जो कोर्ट जाने की बात कर रहे थे ना, 2017 से हाई कोर्ट का आदेश है, 5-6 साल पुराना, कि आप जितने इलेक्ट्रिक वायर हैं, हाई टेंशन लाइन है, उनको फेंसिंग करिए, उसके ऊपर आप कवर करिए। वन विभाग और बिजली विभाग के बीच झगड़ा चल रहा है, कौन करे? इसके चलते आप रायगढ़ में हर हफ्ते एक हाथी की मौत पाएंगे। आपने मनुष्यों की मौत की चर्चा की, हाथियों की मौत बहुत ज्यादा है। तो आप एक बहुत ज्यादा प्रचारित कर देते हैं कि बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और यहाँ के ग्रामीणों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रचार का मामला है। आप सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे। सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, ये सिर्फ प्रचार हो रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए कोशिश है, लेकिन स्थायी समाधान इसको नहीं कहा जा सकता है। खैर, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बच्चों को ये शिक्षा देना, लोगों को ये बताना, लोगों को जागरूक करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका स्थायी समाधान होना ये भी बड़ा लाजमी सा और बड़ा जरूरी है। पेश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।